वेलकम टू AGS KI 360। नमस्ते, मेरा नाम है तेजस्वी। मैं मिलती हूँ डिफरेंट प्रोफेशनल से और आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो एक कंपनी के पिलर माने जाते हैं। न्यू टैलेंट्स को वेलकम करते हैं और साथ ही साथ कंपनी की नीड्स का भी ख्याल रखते हैं, एम्प्लॉइज की नीड्स का भी ख्याल रखते हैं। वेलकम टू HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विशाल सेठिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया। It is nice pleasure for me to be on your channel, on your show. जी, तो सर आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। जी, आपका जो सफर रहा है अभी तक का HR बनने तक का, अगर आप हमें वो ब्रीफ कर पाएं। देखिए, अभी तक कुल मिला के 16-17 साल हो गए मेरे को इस प्रोफेशन में। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था। धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करते करते केम इनटू HR। सो अब ये है कि HR ये अब खून में बस गया है। तो यही सोचते हैं कि किस तरह से नया टैलेंट कैसे आएगा, कैसे उसको नर्चर करना है, लोगों को कैसे एम्पावर्ड करना है। और ये सब चीज़ सोचते हुए काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि कुछ अच्छी कंपनी में, कुछ स्टार्टअप में काम करें। अब तक सेटअप हर जगह हर सेटअप में काम किया है, जो सेट कंपनियां हैं उनमें काम किया है। तो एक ये था, चैलेंज लिया कि इस बार एक स्टार्टअप के साथ काम करते हैं। तो उसमें उसको करने के लिए अनंता से मुझे ऑफ़र आया, तो मैंने वो बहुत चैलेंजिंग उसमें एक्सेप्ट किया और होप करता हूँ कि यहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ जाएगा। श्योर, हम भी यही होप करते हैं सर। तो एक अगला भी क्वेश्चन है, अगर कोई HR बनना चाहे सर, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है? बेसिक क्वालिफिकेशन तो एज सच कोई रिक्वायर नहीं है कि HR में कुछ आपको आना चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन आपको करनी है। बट क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें एक मिनिमम बेंचमार्क रहता है। तो उसमें लोग BA, BCom, BSc करके, BTech करके भी HR में आते हैं। BTech करने के बाद जनरली लोग IIM से MBA करते हैं, PGDVM करते हैं। तो वहाँ से वो करके फिर HR की डिग्री लेके HR में MBA करते हैं या PGDVM करते हैं। ये सब करके फिर HR में आते हैं। तो इन डिग्री से ये होता है कि आपको ये पता लगता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको काम करना है और क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस तरह से लोगों को समझते हो। HR का काम पढ़ने का नहीं है, लोगों को पढ़ने का है, लोगों के दिमाग पढ़ने का है कि कौन सही है, कौन सही नहीं है। आपका एक गलत हायर आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है और एक अच्छा हायर जो इसको किया है वो आपकी कंपनी को 0 to 100 ले जा सकता है और एक रॉन्ग हायर 100 को 0 कर सकता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिससे कि आप राइट टैलेंट राइट टाइम पे दे सको। तो उसके लिए आपको एम्पैथी, सिंपैथी, कभी आपको टफ बनना पड़ेगा, कभी आपको सॉफ्ट रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना चाहिए, तो आप एक अच्छे HR बन सकते हैं। स्किल्स आपने मेंशन ही कर दी इसमें, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि क्या कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं? तो स्किल्स ये है कि आपको पहले तो अंडरस्टैंडिंग, पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करो। ऑर्गेनाइजेशन का क्या पैटर्न है या वर्क कल्चर है, क्या गोल्स हैं, और अपनी स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के हिसाब से आप सेट करो। सो आप सही टैलेंट को सही टाइम पे ला सकते हो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें सिंपैथी, एम्पैथी के साथ काम करना होता है। कहीं हमें सख्त होना पड़ेगा, कहीं हमें सॉफ्ट होना पड़ेगा। डेविएशंस नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो देन इट हैज़ टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, और डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। लॉकडाउन्स हुए हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं और इन बिटवीन जो लोग अभी नए ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है जॉब्स को पाना इस वक्त में।
तो क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे उन्हें जो अनएम्प्लॉयड है? देखिए, जो अनएम्प्लॉयड है वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। बहुत सारे आजकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज, बहुत सारे ऐसे आजकल तो वेब इतना बड़ा हो गया है कि कुछ भी आप सर्च करो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। चाहे आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, अकाउंटिंग फील्ड से हो, HR फील्ड से हो, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्सेज करिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए, तो उससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। जो आप टाइम खाली रहे हैं या खाली टाइम जा रहा है, उसको फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब में ना करके अपने आप को अपनी स्किल्स पे काम करें। शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें। जैसे आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका बहुत चल रहा है, रोबोटिक्स का चल रहा है, आपका डेटा एनालिटिकल्स का चल रहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इन सब चीज़ों के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आ रहे हैं। सर ने कोर्सेज भी हमें बताए हैं कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो कोर्सेज भी कर सकते हैं, AI हो गए, डेटा एनालिटिक्स हो गए। तो इससे करने के बाद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो आपका गैप आ गया है वो गैप भी आप, जब कोई आपसे पूछता है कि क्यों गैप है, तो आप ये बता सकते हो कि सर कोविड हो गया था, इस दौरान मैंने ये चीजें करी हैं, ये सर्टिफिकेशन है, तो वो एड ऑन होता है आपके पोर्टफोलियो में। थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूअर्स को ये काम आएगा बहुत ज्यादा सजेशन आपके। अगला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे वो ये रहेगा कि अगर आप HR नहीं होते सर, आपने कहा कि अभी तो आपके लिए एक सोल हो गया है, आप सेल्स में थे फिर HR में आप आए, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आप HR नहीं होते तो आप अपने आप को कहाँ फिर देख पाते? देखिए, अगर मैं HR नहीं होता तो प्रोबेबली आई वुड हैव सीन माई सेल्फ इन ऑपरेशंस। मतलब ऑपरेशन, जो आप कह सकते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, किस तरह से वर्कफोर्स मैनेज करना, किस तरह से आपको कोई भी एक ऑपरेशंस, अब मैं आपको किस तरह से समझाऊं इस चीज़ को कि हम एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज हिज ओन, हर डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन होता है, लेकिन एक फंक्शन होता है ऑपरेशंस का जो सभी डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसका काम होता है कोऑर्डिनेशन बनाना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करना। तो वो चीज़ मैं समझता शायद मैं ऑपरेशंस में जाता अगर HR में। जी सर, टैलेंट से आप डेली रूबरू होते हैं तो कई बार आपका अच्छा एक्सपीरियंस होता होगा टैलेंट से जब मिलते होंगे। बेस्ट एक्सपीरियंस विद अ कैंडिडेट, वर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ कैंडिडेट, उसके बारे में आप हमें बता पाएंगे? देखिए, बेस्ट तो मैं ये कहूँगा कि मेरा तो ये, जब मैं मिलता हूँ कैंडिडेट से तो मैं उनको हर पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि अगर मेरे पास 4-5 वैकेंसीज हैं और कोई कैंडिडेट मेरे पास आया है, तो मैं उसको इवेल्युएट करता हूँ कि जब एक कोई आ रहा है आपके पास तो वो एक उम्मीद के साथ आ रहा है, ठीक है? तो ये ना हो कि हम उसको एक ही पर्सपेक्टिव पे देख के उसको रिजेक्ट करते हैं। हो सकता है वो उस पर्सपेक्टिव में अच्छा नहीं हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एंकर हो जी, ठीक है, तो आप जब आए होंगे, गए होंगे इंटरव्यू, तो जो आपके उन्होंने देखा होगा, एंकर्स को लेके देखा होगा, अगर आप में उनको नहीं लगा होता तो वो आपको रिजेक्ट कर देते। हाँ। अगर आप मेरे पास आते, मैं उसको तो मैं आपके देखता कि एंकर में अगर आप फिट नहीं हो सकते तो किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और जगह जहां आपकी स्किल्स को हम यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये HR का काम सिर्फ रिक्रूटमेंट करना नहीं होता, उसका काम होता है कि जो टैलेंट हमको मिल रहा है उसको मैनेज करना है कि ये यहाँ नहीं है ठीक, तो ये इधर ठीक होगा, तो वो मैनेज करना होता है। तो ये चीजें हैं। वर्स्ट एक्सपीरियंस, अब वर्स्ट को डिस्कस करने का कोई इतना वो नहीं है। देखो, जहाँ आप 100 लोगों से मिलते हो वहाँ 4 लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आप शब्द बोल के चले जाते हैं, जो ये होता है कि आपकी आइडियोलॉजी और उनकी या कंपनी की नहीं मैच करती है, मैच नहीं होती, तो वो चीज़ें हैं। तो किसी को आप बुरा या
खराब नहीं कह सकते, दैट इज अ टाइप इंटरेक्शन। अच्छा इंटरेक्शन ये होता है कि वो फिर एक से बात खुलते खुलते इट गोज ऑन फॉर ए लॉन्गर टाइम, और जहाँ थोड़ा सा वो होता है तो शॉर्ट टाइम में क्रब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस है इतना बुरा एक्सपीरियंस है, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। सर आपका जो डे टू डे लाइफ होता है एज एन HR ऑफिस में, अगर आप हमें उस बारे में बता सकें, और बहुत सारी चीजें आपको एक्साइट करती होंगी एज एन HR कि ये चीज बहुत एक्साइट कर रही है, कुछ होती होंगी जो नर्वस फील करवाती होंगी। देखिए क्या होता है कि एक्साइटमेंट अगर नहीं होगी आपके जॉब में तो आप काम करोगे, ठीक है। आपको एक मोटिवेशन फैक्टर चाहिए होता है जो मोटिवेट करे आप जी। तो उसमें यह है कि देखो HR का सबसे कई कंपनियों में जो होते हैं HR को सीरियसली नहीं लिया, उनके लिए HR डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां HR डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स उनका रोल ही नहीं है। अच्छा, वो समझते हैं कि HR इज अ नॉन प्रोडक्टिव बट एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट। ओके, तो वो रखते ही नहीं है HRs को, ऐसा? HR रखते हैं, हाँ। पर एक रख लिया, जूनियर लेवल पे रख लिया, उसी से काम करा लिया। ओके। ये कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं जो जिनका मैं बोलूँ टर्नओवर लेस देन 50, 60, 70 करोड़ होता है, वहाँ जनरली HR को कोई अहमियत नहीं दी जाती। अहमियत वहाँ आती है जहाँ आपका टर्नओवर 100 से ऊपर निकल जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप 100 या 200 की बात करते हो, करोड़ की बात करते हो, तो देन यू नीड दैट मच इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मच पीपल टू डिलीवर द थिंग्स। जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो आपको HR की जरूरत पड़ती है मैनेज करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। एक्साइटमेंट लेवल ये होता है कि डेली ये लगता है कि आज किस नए कैरेक्टर से मिलेंगे। एवरी इंडिविजुअल इज अ सेपरेट। आई कैन अग्री, क्योंकि मैं भी अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, तो वो ये होता है कि आज कोई दिन में 10 लोगों से मिले, 10 में से 6-7 ऐसे होंगे जो बहुत हैप्पी नेचर के होंगे, हाँ। 2-3 ऐसे होंगे जो एवरेज, 2-3 डल, इस तरह से होता है। इस बात से मुझे याद आया एवरेज से, जो आपने कहा है कि कुछ बच्चे होते हैं या कैंडिडेट जो हम मान ले, तो वो बहुत नर्वस फील करते हैं इंटरव्यू में, जवाब ही नहीं दे पाते हैं, या फिर आजकल ये मान ले कि इंग्लिश में ज्यादा इंटरव्यू का ट्रेंड चल रहा है तो वो नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसा कभी कुछ होता है कि आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं, या उस बच्चे को काम करने क्या है कि पहले तो अगर कोई नहीं बात कर पा रहा है तो पहले तो उसको काम डाउन करते हैं, डीप ब्रेथ लो, पानी ऑफर करते हैं, so that थोड़ा सा, क्योंकि एक इंटरव्यू का जब नाम आता है ना तो बड़े बड़ों के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है। ये एक आदमी, किसी की बात नहीं करो, किसी की भी बात कर लो, जो आप भी मेरे से इंटरव्यू ले रहे हो तो आपके भी स्टमक में बटरफ्लाईज उड़ रही होंगी, क्योंकि आप करते नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। देखिए वो तो हम अब बात कर रहे हैं, जब आपने पहली बार जब लेने के लिए सोचा होगा तब, तो वही चीज है। तो जब कोई पहली बार आता है तो वो चाहे कहीं जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंजाइटी लेवल होता है, तो उस केस में उसको सेट डाउन करना ज्यादा जरूरी होता है। और फिर कई बार क्या होता है कि आपको ये पता लगे कि आप HR मैनेजर के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आधे लोग वैसे ही बोलना बंद कर देते हैं। हाँ। मोटिवेट करना पड़ता है। अगर वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है उसमें बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश को हम जजमेंट क्राइटेरिया नहीं बना सकते। वेरी नाइस। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो तो आप ही अच्छे कैंडिडेट हो। बिल्कुल, नॉलेज क्या कोई मीडियम नहीं है। तो आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है उससे मैं बढ़ने से पहले आप जो हम बात कर रहे थे कि क्या आपको डेली लाइफ में एक्साइट करता है, नर्वस वाला पॉइंट रह गया था सर। तो नर्वस क्या करता है आपको डेली लाइफ में? नर्वस डेली लाइफ में कई बार क्या होता है कि आप अपना तो एफर्ट दे रहे हो, हाँ।
बट रिजल्ट नहीं आता। जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया होता है कि 2 दिन में आ जाएगा, वो 2 दिन में नहीं आता, तो उसमें थोड़ा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, उस समय थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है, यार नहीं हो रहा, पूरे एफर्ट्स डाले फिर भी नहीं हो रहा, कहाँ गलती हो रही है। तो उस केस में फिर हम लोग अपने सीनियर्स के पास जाते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, उनसे समझते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप एक काम करते रहते हो ना, तो आपको अपनी गलती नजर नहीं आती जी। और वही कोई दूसरा देख रहा होता है या किसी आप दूसरे से लेते हो हेल्प, तो वो आपको पॉइंट कर देता है कि ये गलती हो रही है। हाँ। ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ इसमें। जब हम एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, जब डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें हमने सही करी हुई, वही काम मैं करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे को वो गलती नजर नहीं आएगी, गलती आ रही है, मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। लेकिन किसी दूसरे आदमी को पूछते हैं तो वो फट बता देता है कि ये गलत है। गाइडेंस लेना जरूरी है। सर, अगला जो आपसे सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी कोई एक न्यू टैलेंट इंटरव्यू देने जाता है तो एचआर से किस तरीके से वो अपनी सैलरी नेगोशिएशंस को कन्वे कर सके बेस्ट वे में। देखिए, सैलरी नेगोशिएशन बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। एक तो पहला ये होता है कि आपको रिसर्च करके जाना चाहिए। अच्छा, किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आजकल तो गूगल है, गूगल से आप कुछ पूछो वो आपको सारी चीज का जवाब दे देता है जी। क्या सैलरी बेंचमार्क चल रहा है, फ्रेशर्स के लिए क्या सैलरी बेंचमार्क चल रहा है, बहुत सारी साइट्स हैं जहां आप कर सकते हो ये चीजें। तो उस हिसाब से पहले अपना होमवर्क करके जाओ। ये नहीं है कि मुंह उठा के चले गए, होमवर्क करना ज्यादा जरूरी। किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू से जाने से पहले आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो उसके बारे में स्टडी करो, क्या करती है, क्या एम क्या है, उसका विजन क्या है, गोल्स क्या है, क्या बनना चाहते हैं, कितना प्रोग्रेसिव है, कितनी एग्रेसिव कंपनी है। तो वो सारी चीजें आप स्टडी करिए। उसके लिए आप वेबसाइट चेक करिए, वेबसाइट से कंटेंट लीजिए, रिलेटिव उसी से रिलेटेड आप गूगल पे आप सर्च करिए, तो आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री है। सपोज करो हम कहते हैं मेडिकल डिवाइसेस, तो आप डालो, गूगल में डालो सैलरी स्ट्रक्चर फॉर फ्रेशर इन मेडिकल डिवाइसेस, तो आपको एक रेंज मिल जाएगी। अब वो रेंज के हिसाब से आप कंपनी को उसमें देखो कि ये कंपनी है, किस रेंज की है कंपनी। ये आता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, बट जब आप ये सारी चीज करते हो तो आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को इक्विप करके जा सकते हो, और तब आप बेटर बार्गेन तो नहीं, नेगोशिएट कर सकते हो। थैंक यू सर, ये हमारे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो जब भी जाएं आप रिसर्च करके जाएं, और किस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस तरीके से थोड़ा रिसर्च रखें अपना। फिर अगला जो आपसे सवाल रहेगा वो सवाल ये रहेगा कि आपके ही एम्प्लॉइज ने पूछना चाहा है आपसे कि अगर उन्हें कभी कोई परेशानी होती है, कंप्लेंट करते हैं वो, तो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में आप कितना समय लगाते हैं? मैम देखिए, कंप्लेन और जो ग्रीवेंस होती है, हम कंप्लेन नहीं कहते उसको, पहले तो हम उसको ग्रीवेंस के तौर पर। थैंक यू सर, आप ठीक है। हाँ, ग्रीवेंस जो आती है, ग्रीवेंस का पैरामीटर्स होते हैं कि किस टाइप की ग्रीवेंस है। कोई नॉर्मल छोटी मोटी ग्रीवेंस है तो वी ट्राई टू रिजॉल्व इट देन एंड देयर इटसेल्फ, मतलब और अगर कोई थोड़ी ज़्यादा है तो वी जनरली ट्राई टू क्लोज एनी ऑफ द इश्यूज विद इन अ डे इफ इट इज अ नॉर्मल। अगर कोई थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव है या थोड़ा सा एक्सटेंड लेवल पे है तो वी टेक 2 to 3 days टू क्लोज इट। मतलब आप ये मान के चले कि विद इन 2 to 3 days हम ग्रीवेंस को रिजॉल्व कर देते हैं। जी। अगला जो आपसे क्वेश्चन है और हमारे इस इंटरव्यू सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन भी है ये,
तो सर आप हमें ये बताएं कि कभी आपका कोई बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो किसी कैंडिडेट के साथ। लाइक मैं आपको एक कहावत भी मशहूर है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको कभी ऐसा लगा हो कि अरे ये जो कैंडिडेट है वो हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाला है, अभी आपने स्कोर रेंज भी बताया था हमें, बट एट द लास्ट जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं उस कैंडिडेट का तो आप रिग्रेट फील करते हैं कि यार हमने इंटरव्यू में ये तो नहीं देखा था। जी देखिए हो जाता है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं कि अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप प्रिंट मीडिया देखा होगा आपने, पेपर में एडवर्टीजमेंट छपती है, एडवर्टीजमेंट में थाली दिखाते हैं, खाने की थाली की बात कर रहा हूँ, 10 तरह की सब्जियां दिखाते हैं। अब वही जब आप जिस रेस्टोरेंट में दिखाया वहां जाके खाते हो तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है, तो वही चीज होती है कि सीवी में तो आप 100 चीजें बोलते हो, ठीक है, जब डिलीवरेबल्स की बात आती है तो 100 में से आप 10 भी नहीं डिलीवर कर पाते। तो ये सजेशन भी रहेगा व्यूअर्स के लिए कि सीवी में आप उन्हीं चीजों को मेंशन करें जो आप सच में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वहां पे वो चीज आप लिखिए जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसी चीजें मत लिखिए जो आपने करी नहीं है या जो आपको आती नहीं है। और अगर आप लिख रहे हो तो इंटरव्यू देने से पहले एटलीस्ट उसको गो थ्रू कर लो, ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस। लेकिन अब अगर आपने आंसर दे दिया, आप क्वालिफाई हो गए, सेलेक्ट हो गए, और फिर जब डिलीवरेबल्स की बारी आएगी तो आप नहीं डिलीवर करोगे, देन इट बिकम्स। ऐसा अभी रिसेंटली हुआ था कि हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। इंटरव्यू में तो कैंडिडेट ने बहुत अच्छा बोला, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। We were also impressed. हमने एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया, एम्प्लॉय भी कर लिया, बट द रियल केम विदिन 2 days of his joining। 2 दिन में आपने पता कर लिया। 2 दिन में सामने आ गई चीजें। तो उस समय ये हुआ यार कहाँ मिस कर गए हम ये चीज जज करने के लिए। रिग्रेट होता ही है। ठीक है, फिर अब वही चीज है कि इसमें ये होता है कि जितना आप जब रिग्रेट समझ में आ गया तो उसको रेक्टिफाई करो। नहीं रेक्टिफाई करोगे तो वो आपका प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो वो चीज है, तो आप जितना जल्दी रेक्टिफिकेशन करते हो उससे वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, एक मैं सवाल पूछना चाहूंगी आखिर में कि आपके कंपनी में 90% जो मेजॉरिटी है वो फीमेल्स की है, फीमेल एम्प्लॉइज हैं, बट तो ऐसे में चांसेस कम है ईवटीजिंग होने के, बट फिर भी अगर कभी हो जाता है तो बहुत कम चांसेस है, मैं समझ रही हूँ, बट अगर होता है तो उसके क्या सॉल्यूशन रहते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं? देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन आपसे, ये आएगा क्वेश्चन। देखिए इसके लिए हम लोगों की कंपनी में वी हैव पॉश एक्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। जो एक एक्ट है वो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसमें हम लोगों के पास कमेटी है, 5 मेंबर कमेटी है, जिसमें एक बाहर के मेंबर हैं। तो जिसको भी जो है वो सील्ड एनवेलप में अपनी ग्रीवेंस जो भी है वो कमेटी के सामने दे सकता है, रिटर्न में दे सकता है, वर्बल दे सकता है, कैसे किसी भी फॉर्म में दे सकता है। रिटर्न में देता है तो थोड़ा सा वो एडिड एडवांटेज हो जाता है। और कोई भी एक्टिविटी जो हुई है उसमें टाइम पीरियड है, टाइम गैप है, मतलब विदिन 3 months आपको करना है। तो उस पर फिर कमेटी बैठती है, कमेटी उस पर डिस्कशन करती है। दोनों पार्टीज, एक्यूज्ड और एक्यूजर, दोनों से बात होती है, दोनों के साथ बैठ के बात होती है, और इसको हम प्रॉपरली एज पर द लीगलाइज्ड मैटर में हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये
एक्ट जो गवर्नमेंट ने लाए हैं वो हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो हर कोई अवेयर है इस चीज़ के बारे में। और हम एवरी 6 मंथली एक मीटिंग भी अरेंज कराते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो जिससे उनको क्या उनके राइट्स हैं, क्या कैसे अवेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। हाँ, देखिए हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, पर देखिए जहाँ लोग होते हैं कभी ना कभी होती हैं ये चीज़ें, तो उसको हम जितना क्रब कर सकते हैं या जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम उसकी कोशिश करते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि इसको और एक्सटेंड कर पाएं, लेकिन समय की हमारे पास बहुत कमी है और ये जो इंटरव्यू है यहीं पर ही कन्वर्सेशन हम खत्म करते हैं। और इसके साथ में ही आप देखती रहिए AGSKI 360। मेरा नाम तेजस्वी, सर का नाम विशाल सेठिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं सर। आपको ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। और साथ ही साथ आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहें या फिर सर से कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।